अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहां अचानक कुछ सोल्जर्स आ धमकते हैं और जश्न का माहौल फिर से टेंशन में बदल जाता है। उन सोल्जर्स में से एक आगे आकर जोर से अनाउंस करता है ताकि सब सुन सके। हमें मल्टीपल सोर्सेज से पक्की रिपोर्ट्स मिली हैं कि तुम लोग इल्लीगल फंड रेजिंग चला रहे हो और फेक मेडिसिन की फॉल्स एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व हो। ये बहुत सीरियस फाइनेंशियल क्राइम है, इसलिए जो भी यहाँ पर्सन इंचार्ज है उसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा और हमारे साथ चलना होगा। और सुन लो, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कंपनी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। यह अचानक लगा आरोप सुनकर सू यक्षिप पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी सक्सेस के दिन ऐसा कुछ हो रहा है। वो तुरंत सफाई देते हुए कहती है, आप लोग जरूर किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। ये कोई इलीगल फंड रेजिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है। ये सिर्फ ऑर्डर डिपॉजिट्स हैं जो क्लाइंट्स ने अपनी मर्जी से दिए हैं। एक लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप इलीगल फंड रेजिंग कैसे बुला सकते हैं? उसकी इस दलील पर वो सोल्जर बिल्कुल ठंडे और रूखेपन से जवाब देता है, मिस सू, सॉरी, लेकिन हम यहाँ डिबेट करने नहीं आए हैं। हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो हमें ऊपर से मिले हैं। प्लीज सीन क्रिएट ना करें और कंपनी के कोर मेंबर्स को हमारे साथ भेजें ताकि हम इंक्वायरी शुरू कर सकें। मामला बिगड़ता देख यू लिंगलोंग गुस्से में बीच में आ जाती है। वो उन सोल्जर्स को ललकारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसने की? तुम दिन दहाड़े बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को अरेस्ट कर रहे हो। मैं यहीं खड़ी हूं, अगर हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ाकर दिखाओ। मैं देखती हूं तुम किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। लेकिन वो सोल्जर यू लिंगलोंग को पहचानता है। फिर भी वो उसे वार्न करते हुए कहता है, मिस यू, हम जानते हैं आप कौन हैं, लेकिन प्लीज हमारे लिए और खुद के लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। ये मामला आपकी पहुंच से बड़ा है। यू लिंगलोंग पलटकर गुस्से में जवाब देती है, तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाओ? असल में तुम वो लोग हो जो यक्षे के लिए जानबूझकर मुश्किलें पैदा कर रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा? अगर आज उसे यहां से ले जाया गया और ये खबर बाहर फैल गई तो सू फैमिली की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये अरेस्ट नहीं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। ये सब होता देख ये फन परेशान हो जाता है। वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और सोचता है, ये लोग तैयारी के साथ आए हैं। मेरे पास इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के अभी भी कई तरीके हैं। मैं एक कॉल पर इन्हें गायब करवा सकता हूं, लेकिन उन्हें अभी यूज करना बहुत जल्दी होगा। मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए जो बिना शक पैदा किए ये मुसीबत टल जाए? ये फान अभी कोई रास्ता सोच ही रहा होता है कि तभी वहां अचानक एक और ग्रुप आता है जिसमें गुओ फेई लीड कर रहा होता है। वो आते ही जोर से चिल्लाता है, रुको वहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? किसकी परमिशन से तुमने ये रेड मारी है? तुम लोग क्या कर रहे हो? गुओ फे को देखते ही ये फान को एक मौका मिल जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ इशारा करता है और अपने इनोसेंट हस्बैंड वाले रोल में वापस आते हुए शिकायत करता है, देखो ना, ये बुरे लोग हैं, ये जबरदस्ती मेरी वाइफ को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोको। और ये देखकर गुओ फे मन ही मन समझ जाता है। वो सोचता है, ये फान का इशारा साफ है। ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि चाहे हेवनली किंग ही क्यों ना हो, हमें उनके ऑर्डर्स बिना किसी सवाल के मानने होंगे। आज इन लोगों की शामत आई है। ये फैसला करते ही वो अपने साथ लाए हुए सोल्जर्स को कमांड देता है, सब लोग सुनो, इन इंट्रूडर्स को अभी के अभी कंट्रोल में लो, इन्हें नीचे गिरा दो। ऑर्डर मिलते ही उसके सोल्जर्स तुरंत एक्शन में आते हैं और उन दूसरे ग्रुप को पकड़ लेते हैं। जिसको पकड़ा गया होता है वो लीडर हैरानी से पूछता है, गुओ फेई, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? हम ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उसकी बात काटते हुए गुओ फेई जोर से चिल्लाता है, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें पता भी है तुम किस पर हाथ डाल रहे थे? सू ग्रुप कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक ऑफिशियल मिलिट्री मेडिकल सप्लाई पार्टनर है। इनका स्टेटस प्रोटेक्टेड है। जो कोई भी उन्हें टच करेगा वो सीधा हमारा दुश्मन है। इसके बाद वो उन सोल्जर्स को वहां से ले जाते हुए कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मिलिट्री पार्टनर को हरास करने की? चलो इन्हें मेरे साथ ले आओ, इनका हिसाब मैं बाद में करूंगा। मुसीबत टलते ही ये फान राहत की सांस लेता है क्योंकि सिचुएशन संभल गई थी। लेकिन मन ही मन वो जानता है कि ये अंत नहीं है। वो सोचता है, ये मामला अभी के लिए रिजॉल्व हो गया है, गुओ फेई ने बचा लिया, लेकिन अगली बार वो और बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। अगली बार होगी। पिछले एपिसोड में देखा था, ये फैन ने एक लंबे टाइम से था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उस चीज को स्टार्ट करने का सही समय आ चुका है। और इस सीरियस डिसीजन के बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम की तरफ, जहां ये फैन अपने फोन पर एक बहुत ही स्पेशल नंबर डायल करता है। कॉल कनेक्ट होते बिना किसी इधर उधर की बातें किए वो सीधा एक कोड लैंग्वेज में अपनी बात रखता है और कहता है, डक वीट से हवा बहने लगी है और ये लंबी रात अब इटर्निटी तक जाएगी। ये बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान के दिमाग में सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि पंग हाय है, जो ज्यूजू ग्रुप का प्रेसिडेंट और टियानजी पवेलियन का चीफ स्टीवर्ड है। उस कोड का मतलब समझते ही वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, आपका सबॉर्डिनेट पंग हाय नए अपॉइंट हुए पवेलियन मास्टर को अपना रिस्पेक्ट पे करता है। इस ओल्ड सर्वेंट ने पूरे 20 साल इस पल का वेट किया है। क्या फाइनली वो टाइम आ गया है जब टियानजी पवेलियन फिर से खुलने जा रहा है? पंग हाय की आवाज में जो उम्मीद और एक्साइटमेंट थी वो साफ बता रही थी कि ये मोमेंट उसके लिए कितना बड़ा है। ये फैन उसकी एक्साइटमेंट को फील करते हुए काम टोन में कंफर्म करता है, हाँ
लेकिन अभी पर्दे हटाने का या कुछ भी रिवील करने का टाइम नहीं आया है। जब तक बहुत जरूरी ना हो मुझसे कांटेक्ट मत करना, हमें अभी अंधेरे में रहकर ही काम करना होगा। इसके बाद ये फैन सीधा पॉइंट पर आता है और अगला ऑर्डर देता है। यून सिटी में सू ग्रुप के जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, मुझे वो अगले 10 मिनट के अंदर पूरी तरह अनफ्रीज चाहिए। और इसके अलावा सू ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव न्यूज मार्केट में फैलाई गई है उसे पूरी तरह दबा दिया जाए। क्या ये काम हो सकता है? अपने मास्टर का ऑर्डर मिलते ही पंघाई की आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो तुरंत कहता है, आप टेंशन ना ले पवेलियन मास्टर, इस काम को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। ये मामला सॉल्व हो गया समझिए। ये कमिटमेंट देते ही कॉल कट हो जाता है। कॉल रखते ही पंघाई के लिए टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है। वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने स्टाफ वेस्ट किए एकदम बॉसी और अग्रेसिव टोन में ऑर्डर देता है। सब लोग ध्यान से सुनो, एसएसएस लेवल एक्शन ऑर्डर्स को एक्टिवेट करो। हमारा टारगेट यून सिटी का सू ग्रुप है। अगले 10 मिनट के अंदर उनकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जानी चाहिए। मुझे रिजल्ट्स चाहिए, एक्सक्यूजेज नहीं। ये सुनते ही उसके सारे टीम मेंबर्स एक सुर में चिल्लाकर जवाब देते हैं, यस सर। इस पॉइंट पर सीन सीधा शिफ्ट होता है हुआकी बैंक के ऑफिस में, जहां बैंक का प्रेसिडेंट चियान ताओ अपनी चेयर पर बैठा होता है, बिल्कुल अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक उसका फोन बजता है और वो जैसे ही कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से गवर्नर जनरल की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो चीखते हुए पूछते हैं, चियान ताओ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? किसके कहने पर तुमने सू फैमिली के अकाउंट्स फ्रीज किए? तुम्हें आइडिया भी है तुमने किस मुसीबत को इन्वाइट किया है? ये सुनकर चियान ताओ की समझ में नहीं आता कि जवाब क्या दे। वो हकलाते हुए एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। वो तो प्रोविंशियल कैपिटल के एक लीडर थे, ली फैमिली से, उन्होंने ही मुझे कहा था। लेकिन सामने से गवर्नर जनरल का गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाता है। वो उसे बीच में ही इंटरप्ट करते हुए धमकी देते हैं, कौन सा लीडर? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है सू फैमिली ज़्वांगवू मिलिट्री जोन की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जिसने भी उन्हें टच किया है उन्हें मिलिट्री वाले ऑलरेडी उठाकर ले गए हैं। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा हाल भी वही हो? मतलब साफ था। मिलिट्री का नाम सुनते ही चियान ताओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है और डरते हुए कहता है, क्या मिलिट्री? मैं तुरंत उनके अकाउंट्स अनफ्रीज करता हूं, मुझसे गलती हो गई। कॉल कट होने के बाद भी चियान ताओ का डर कम नहीं होता, बल्कि बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है कि अब वो बचेगा कैसे। वो खुद से मंबल करता है, नहीं, सिर्फ अकाउंट्स खोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे ली फैमिली के साथ चीजें क्लियर करनी होंगी। ये प्रॉब्लम मेरी लिमिट से बाहर जा रही है। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र मोबाइल पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ पर पड़ती है, जहां पर बताया गया था प्रोविंशियल कैपिटल के ली सरनेम वाले लीडर को सीरियस क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये न्यूज़ देखते ही चियान ताओ को रियलाइज हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो शॉक में कहता है, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ, सब बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ सू ग्रुप के ऑफिस में एटमॉस्फेयर अभी भी टेंशन से भरा हुआ था। ले क्यानजुए सू एक्सुए को समझाते हुए कहता है, सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए अकाउंट्स को अनफ्रीज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात करके फंड्स अरेंज करने की कोशिश करता हूं ताकि हम इस क्राइसिस से निकल सकें। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक एम्प्लॉय दौड़ते हुए अंदर आता है और खुशी से चिल्लाता है, प्रेसिडेंट सू, हमारे अकाउंट्स नॉर्मल हो गए हैं। अभी बैंक से कॉल आया था, सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल लग रहा था। एम्प्लॉय आगे बताता है, उन्होंने कहा कि ये बस एक ऑपरेशनल एरर था और उन्होंने अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोला है। ये सुनकर सू एक्सुए को बिलीव नहीं होता, क्योंकि ये रीजन गले नहीं उतर रहा था। वो शॉक होकर पूछती है, क्या एरर? पुलिस ने सब कुछ साफ साफ बताया था, उन्होंने फ्रीज किया था, तो ये गलती कैसे हो सकती है? उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है और वो तुरंत पास खड़ी यू लिंगलोंग से पूछती है, सिस्टर लिंगलोंग, क्या ये तुम्हारे लोगों ने किया? क्या तुम्हारी वजह से ये मिरेकल हुआ? लेकिन यू लिंगलोंग खुद इस बात से अनजान थी। वो मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था वो अभी भी कॉल्स ही कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स आना बाकी है। अगर वो मेरे लोग होते तब भी वो इतनी जल्दी अकाउंट्स अनफ्रीज नहीं करवा सकते थे। ये किसी और का काम है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सू एक्सुए और भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, अगर ये वो लोग नहीं थे जिनसे हमने हेल्प मांगी थी, तो आखिर ये किया किसने? कौन है जो बिहाइंड द सीन्स हमारी हेल्प कर रहा है? इसी वक्त शाहहाओ चुपचाप ये सब देख रहा होता है और उसकी सोच बाकियों से अलग थी। उसकी नज़र सीधा ये फैन पर टिकी होती है जो बिल्कुल साइलेंट खड़ा था। शाहहाओ मन ही मन सोचता है, यंग मास्टर ये के पीछे आखिर कैसी पावर है जो उन्होंने 10 मिनट के अंदर सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। इतना तेज एक्शन, इतनी पावर, ये सिर्फ यंग मास्टर यही कर सकते हैं, है ना? तभी वैंग फू